तो आज का टॉपिक है हमारा कोगुलेंट्स एंड द एंटी कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स वो ड्रग होती है जो कि बेसिकली आपका जो कोगुलेशन हो रहा है, ब्लड का क्लॉट बन रहा है, उसको क्लॉट को बनाने में मतलब आपका बेसिकली हम ऐसे बोले कि ब्लड का क्लॉट करती हैं वो ड्रग, है ना, जो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है जिससे कि ब्लड का थक्का जम सके। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोगुलेंट, और उसको टेक्निकली बोला जाता है हीमोस्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है अरेस्ट करना, रोक देना। तो वो ड्रग जो कि आपके ब्लड के फ्लो को या ब्लीडिंग को रोक देती है ना, जहाँ पे भी सपोज करो किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोक देती हैं, उन ड्रग को हम बोलते हैं कोगुलेंट्स। तो आप सबको अभी पता है कि ब्लड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए हैं फर्स्ट ईयर में आपका। तो अभी मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, अभी सिंपल सा हम जो ड्रग्स हम कोगुलेंट की तरह लेते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हीमोस्टेसिस, देखो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस क्या है कि एक बैलेंस होता है आपकी बॉडी का, एक अनटुवर्ड रिएक्शन की तरफ, जो ऐसी रिएक्शन जो कि नॉर्मल नहीं होती बॉडी का, बॉडी जब उसके साथ कंपेयर कर रही होती है तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और हीमोस्टेसिस का मतलब है, हीमो का मतलब ब्लड और स्टेसिस का मतलब रोक देना। तो जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको जो ड्रग रोक देगी उसको हम बोलते हैं कोगुलेंट्स। तो इसका मैकेनिज्म ये सिंपल सा मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो हमारा ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म होता है, हमने पढ़ा है कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सट्रांसिक पाथवे होता है, एक इंट्रांसिक पाथवे होता है। एक्सट्रांसिक पाथवे जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द टिश्यू ट्रॉमा। जब टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर क्या करेगा, आपका जो सेवेंथ फैक्टर है कोगुलेशन का उसको एक्टिवेट करेगा। इंट्रांसिक फैक्टर से आपका ट्वेल्थ फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होता है। ये दोनों फैक्टर मिलके क्या करते हैं, टेंथ फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। टेंथ फैक्टर फिफ्थ फैक्टर के साथ मिलके क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को स्टिमुलेट करता है। ये आ जाती है आपकी स्टेज टू। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन के साथ थ्रोम्बिन को स्टिमुलेट करता है, और थ्रोम्बिन आपका 13 फैक्टर्स के साथ मिलके फाइब्रिनोजन को रिलीज करता है। और क्या करता है, फाइब्रिनोजन के जो फाइब्रिन है उनको ब्रेक डाउन करता है, फाइब्रिन के नेटवर्क को तोड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट इज विटामिन के। विटामिन के सबसे ज्यादा हमारा कोगुलेंट की तरह यूज होता है। तो विटामिन के की बहुत सारी सिंथेटिक फॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि K1 हो गई। उसके बाद K3 होती है। K1 जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, इट इज अ प्लांट फैट सॉल्युबल। और इसको हम बोलते हैं फाइटोनाडायोन्स या फाइलोक्विनोन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन के जो होता है उसको बोला जाता है मैनाडायोन। और एसिटोमेनाफिथॉन। वाटर सॉल्युबल जो होता है उसको बोला जाता है मैनाडायोन सोडियम बाईसल्फेट, मैनाडायोन सोडियम डाइफॉस्फेट। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एजेंट्स होते हैं लाइक फाइब्रिनोजिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन, एड्रीनोक्रोम, मोनोसेमी कार्बाजोन, र्यूटिन एंड इथेमासाइलेट। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमारे कोगुलेंट की तरह यूज करते हैं, जो कि ब्लड के लॉस को रोकते हैं या ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो ये ब्लीडिंग को कैसे रोकते हैं, विटामिन के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। विटामिन के क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये क्या करता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनकी सिंथेसिस में इसकी जरूरत पड़ती है। यदि विटामिन के की कमी होगी तो आप ऐसा समझो कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे, और जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत आसानी से ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 3 to 10 माइक्रोग्राम पर डे। एंड टोटल एडल्ट के लिए यदि हम बात करें तो 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन के की जो एक फॉर्म होती है विटामिन K2, इट इज प्रोड्यूस बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। जो हमारी कोलोन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो 3 से 10 माइक्रोग्राम पर डे
तक सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डाइटरी सोर्स के थ्रू विटामिन के को लेना होगा, जिससे कि आपकी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन के की वो कंप्लीट हो सके। तो विटामिन के कैसे काम करता है वो हम समझ लेते हैं। आप इस डायग्राम को यहाँ से समझना शुरू करें। जब सबसे पहले NAD कन्वर्ट होता है, NADH कन्वर्ट होता है NAD में, तो वो क्या करता है, एक एंजाइम के थ्रू विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज, विटामिन के इपॉक्साइड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। अब विटामिन के हाइड्रोक्विनोन क्या होती है, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये इनएक्टिव फॉर्म क्या करती है, गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट होती है। और ये जो विटामिन के इपॉक्साइड है ये क्या करता है, आपका जो ये फैक्टर्स हैं आपके डैश कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 7th 9th और 10th, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फैक्टर होते हैं। ये आपका विटामिन के क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इन एंजाइम की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन और एक्टिवेटेड फैक्टर 7th 9th एंड 10th। तो इसको बहुत सिंपल सा समझें, विटामिन के का फंक्शन है कि जो आपके इनएक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि 7th 9th और 10th, इनको वो एक्टिव फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फाइब्रिनोजन की सिंथेसिस होती है और ब्लड क्लॉटिंग हमको देखने को मिलती है। अब इसमें आपको मैं साथ के साथ ये और बता दूं कि जो ये ग्रीन कलर का आपको क्रॉस दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एंटी का मतलब अगेंस्ट, कोगुलेशन मतलब ब्लड की क्लॉटिंग, वो ड्रग जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या करती हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अब जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो जो आपका विटामिन के हाइड्रोक्विनोन है वो विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपका एक्टिव जो इनएक्टिव फैक्टर है वो एक्टिव फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हमको दोबारा से कोगुलेंट पे ही फोकस करना है। इसका एक्शन क्या है, विटामिन के एक्ट एज अ कोफैक्टर एट द लेट स्टेज इन द सिंथेसिस बाय द लिवर ऑफ द कोगुलेशन प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7th 9th एंड 10th, ये अभी मैंने आपको बताया। The only use of vitamin K is in the prophylaxis and the treatment of bleeding due to the deficiency of clotting factor। यदि किसी क्लॉटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, विटामिन के, जिससे कि आपका ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। इनके फंक्शन क्या होते हैं, डेफिशिएंसी इन द प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर कैन कॉज द ब्लीडिंग, फैक्टर 8th deficiency causes the classic hemophilia or hemophilia A, and the factor 9th deficiency causes the Christmas disease और hemophilia B। तो ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि यदि किसी में बचपन से या जेनेटिकली इन फैक्टर्स की कमी है तो उसका ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में यदि किसी को जेनेटिकली हीमोफिलिया है और जेनेटिकली डेफिशिएंसी है इन एंजाइम्स की, सॉरी इन फैक्टर्स की, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रिपरेशंस आती है, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो आज की तारीख में इंजेक्शंस फॉर्म में अवेलेबल है, तो उनको हम पेशेंट को दे सकते हैं जिससे कि उसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब आते हैं हम एंटीकोगुलेंट्स। तो कोगुलेशन मतलब समझे कि वो ड्रग जो कि आपके ब्लड का ब्लीडिंग को रोक दे उनको हम बोलते हैं कोगुलेंट्स। और एंटीकोगुलेंट्स कौन सी ड्रग, वो ड्रग जो कि ब्लीडिंग को होने दे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई हमें ब्लीडिंग क्यों होने देना है, ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें हमें ब्लीडिंग करवानी है। तो एग्जैक्टली हम उसको ब्लीडिंग ना बोलें, आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था एथीरियोस्क्लेरोसिस। एथीरियोस्क्लेरोसिस क्या कंडीशन है जिसमें कि आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और कभी कभी वो कोलेस्ट्रॉल जब फट जाता है या वो लेयर जब फट जाती है तो वहां पे ब्लड की भी क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड भी जमा हो जाता है। तो उस ब्लड के पार्टिकल को, उस ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम जो है वो एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं।
तो जनरली जितनी भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं जिसमें कि आर्टरी के अंदर आपका ब्लड का क्लॉट जम जाता है, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज करते हैं। तो इसमें दो टाइप की ड्रग्स आती हैं, एक पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स और एक आती हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स। पेरेंट्रल का मतलब जो कि इंजेक्शन फॉर्म में, इन्फ्यूजन फॉर्म में दी जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है वो है आपका हेपेरिन। हेपेरिन दो फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और एक हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। इसके बाद एक कैटेगरी आती है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, मतलब जो आपका ब्लड क्लॉट बना उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस, तो उसको डायरेक्टली इनहिबिट करे। इसमें आती है आपकी ड्रग लेपिरुडीन, विवला र्यूपिडीन। तो ये वो ड्रग है जो कि थ्रोम्बिन इनहिबिटर की तरह काम करती हैं। अब सेकंड क्लास कौन सी है हमारी, ओरल एंटीकोगुलेंट्स, मतलब जो टेबलेट की फॉर्म में दी जाएंगी या कैप्सूल की फॉर्म में दी जाएंगी। इसके अंदर हमारे आती है, मेन कैटेगरी होती है कुमेरिन डेरिवेटिव्स। इसमें आता है बिस हाइड्रोक्सीकुमेरिन, बारफेरिन, एसिनो क्योमिरोल एंड इथाइल बिस कोम्यू एसीटेट। तो इसमें जो मेन ड्रग होती है वो होती है वारफेरिन। इसमें और एक और कैटेगरी आती है ओरल एंटीकोगुलेंट्स में, इंडेन डायोन्स डेरिवेटिव। इंडेन डायोन डेरिवेटिव क्या होते हैं, फेनन डायोन्स। तो इसके साथ साथ अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और उसमें कौन कौन सी ड्रग का कौन कौन सा टारगेट है। तो जो हमारा पहला फैक्टर है दैट इज फाइब्रिनोजिन, इस पे एज सच कोई ड्रग काम नहीं करती है। सेकंड जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन का टारगेट जो होता है वो होता है हेपेरिन, मतलब हेपेरिन यदि आप दोगे तो वो प्रोथ्रोम्बिन पे जाके काम करेगी। ऐसे ही बारफेरिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन पे जाके काम करेगी। वारफेरिन जो है आपका वो प्रो कन्वर्टिन एंजाइम पे जाके भी काम करती है। वारफेरिन आपका क्रिसमस फैक्टर और जो आपका नाइन्थ फैक्टर है उस पे जाके वर्क करती है। हिपेरिन हो गया, रीवा रॉक्सीबेन हो गया, वारफेरिन हो गया, ये सब काय पे काम कर रही है, टेंथ फैक्टर पे कर रही है। तो इस तरीके से जिस भी पेशेंट में जो भी फैक्टर के अकॉर्डिंग ब्लीडिंग हो रही होती है या जो हमको ब्लीडिंग करनी है या हमको जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। So anticoagulant drug inhibit either the action of the coagulation factor like heparin, मतलब वो ड्रग जो कि हेपेरिन के एक्शन को इनहिबिट करे, और इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। तो मतलब यदि कोगुलेशन फैक्टर को इनहिबिट कर रही है उसमें एग्जांपल आता है हमारा हेपेरिन, और जो सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है कोगुलेशन फैक्टर का उसमें आती है वारफेरिन। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जो हमारी पेरेंटल ड्रग है, पेरेंटल ड्रग क्या कर रही है कि जो कोगुलेशन फैक्टर का वर्क है उसको इनहिबिट कर रही है, और जो हमारी ओरल एंटीकोगुलेंट्स है वो क्या कर रही है कि जो कोगुलेशन फैक्टर की सिंथेसिस हो रही है उसको इनहिबिट कर रही है। तो इसमें पहला आता है हमारा हेपेरिन, और अनफ्रैक्शनाइज्ड हेपेरिन is a heterogeneous mixture of sulfated mucopolysaccharides with a molecular weight of 10,000 to 20,000 gram per mole. Its biological activity is dependent upon the endogenous anticoagulant antithrombin. तो जो सबसे पहला कंपाउंड है हेपेरिन, वो एक टाइप का हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। इसका जो मेन फंक्शन है वो एज अ एंटी थ्रोम्बिन और एंटी कोगुलेंट की तरह ये वर्क करता है। पेरेंट्रल होता है फॉर्म में। द शॉर्टर चेन लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन का जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है लाइक इनॉक्सापेरिन, डेल्टीपेरिन एंड टिंजापेरिन, ये क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है हेपेरिन के। दे इनहिबिट द एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अभी हमने देखा था कोगुलेशन में कि आपके इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक पाथवे मिलके क्या कर रहे थे, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहे थे। तो ये क्या करता है, ये फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देता है उसके एक्टिवेटेड फॉर्म को, जिसकी वजह से फैक्टर 10 जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता या एक्टिव नहीं हो पाता। Monitoring of heparin effect, close monitoring of the activated partial thromboplastin time, इसको बोला जाता है APTT और PTT, partial thromboplastin time is necessary in a patient receiving the UFH। जो भी पेशेंट अनफ्रैक्शनाइज्ड हेपेरिन ले रहे हैं उनका थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो बहुत मॉनिटर करना पड़ता है,
क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी जगह ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं जो भी आपके एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। सबसे पहले टॉक्सिसिटी। यदि कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो उसमें आपको ब्लीडिंग एक साइड इफेक्ट है जो देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ हेयर, एलोपेशिया। जो एलोपेशिया होता है उसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ हेयर। तो इसमें जो एलोपेशिया होगा वो रिवर्सेबल होगा। रिवर्सेबल का मतलब जैसे ही वो ड्रग बंद करेगा पेशेंट, उसके दोबारा से हेयर ग्रोथ होने लगेगी। और हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, और थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब थ्रोम्बोसाइट्स जो है आपकी। तो जब थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल या काउंट जो है कम हो जाए तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि एंटीकोगुलेंट ड्रग में देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम बात करें, हेपेरिन शुड बी अवॉइडेड इन अ पेशेंट हु हैव रिसेंटली हैड अ सर्जरी ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आई। यदि किसी पेशेंट की ब्रेन की सर्जरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है, आई की सर्जरी हुई है, या उसको एनेस्थीसिया दिया गया है लंबर पंचर के थ्रू, तो इन सारी कंडीशन में हेपेरिन हमको नहीं देना है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके ब्लड को थिन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो स्टिचेस होंगे वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को कभी भी हेपेरिन नहीं देते हैं। रिवर्सेबल, रिवर्सल ऑफ द हेपेरिन एक्शन। हेपेरिन एक्शन को यदि हमें स्टॉप करना है, या हम ऐसा कहें कि एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, दैट इज अ प्रोटामीन। प्रोटामीन क्या करता है, हेपेरिन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है। मतलब जो हेपेरिन कर रहा था, हेपेरिन क्या काम कर रहा है, एज अ एंटीकोगुलेंट, और प्रोटामीन कैसे काम करेगा, एज अ कोगुलेंट। तो यदि बहुत ज़्यादा गलती से हेपेरिन की डोज पेशेंट को दे दी जाती है तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए प्रोटामीन का इंजेक्शन हम दे सकते हैं। यूज क्या क्या है किसी भी एंटीकोगुलेंट्स के। The aim of using the anticoagulant is to prevent the thrombus extension and embolic complication। मतलब थ्रोम्बस क्या होता है, जो ब्लड का क्लॉट जो आर्टरीज में जाके वेन्स में जाके चिपक जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस को रोकने के लिए और एम्बोलाई को रोकने के लिए, देखो दो टाइप के क्लॉट होते हैं आप किसी की बॉडी के अंदर। एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो चिपक जाए ब्लड वेसल्स से, उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। और इम्बोलस बोलते हैं जो क्लॉट मूविंग हो, जो आपके ब्लड के साथ साथ बह रहा हो, है ना, उसको बोलते हैं इम्बोलिज्म। तो इन दोनों के कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारे बीमारी है लाइक डीप वीन थ्रोम्बोसिस, मतलब जब बहुत छोटी छोटी वीन्स के अंदर ब्लड का थक्का जम जाए, उसको रोकने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, जो आपकी पल्मोनरी वीन्स होती हैं उसके अंदर रुकावट आ जाए, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, अनस्टेबल एंजाइना के केस में, रियूमेटिक हार्ट डिजीज आर्टीरियल फाइब्रिलेशन के केस में, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज के केस में, वेस्कुलर सर्जरी, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व, रेटिनल वेसल्स थ्रोम्बोसिस, एक्स्ट्रा कॉर्पियल सर्कुलेशन और हीमोडायलिसिस। तो ये वो कंडीशन है जिसमें कि हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं। इन सभी कंडीशंस में क्या हो रहा है, या तो थ्रोम्बस बन रहा है, या एम्बोलिज्म बन रहा है, या एम्बोलाई बन रहा है। तो इन सारी कंडीशन को रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स ड्रग का यूज करते हैं।